आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिसका नाम कुंवर नसीम रजा खां है। जिसका नाम सुनने के बाद ही आपको लगेगा कि जब कुंवर नसीम रजा खां कैसे हो सकता है, क्योंकि कुंवर का मतलब हिंदू और नसीम रजा खां का मतलब मुसलमान। ऐसे में साझी संस्कृति की विरासत को सजे हुए कुंवर नसीम रजा खान आज हमारे साथ हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपना नाम कुंवर नसीम रजा खां क्यों रखा है। मैं कुंवर मोहम्मद नसीम रजा खां दिलदार नगर जनपद गाजीपुर का निवासी। कुंवर नसीम रजा खान जी, आपके नाम में जैसा कि मुस्लिम में जो नाम होता है उसमें कुंवर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो लेकिन आपने अपने नाम के आगे कुंवर लगाया है, इसका क्या मतलब है? देखिए, कुंवर का अर्थ जो होता है वो कुंवर राजपुत्र। कुंवर का अर्थ होता है राजपुत्र। जैसा कि नाम में राजपुत्र है, लेकिन हम राजपुत्र इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजा का पुत्र होना बहुत बड़ी बात है। हमारे पूर्वज राजा का टाइटल उनको मिला था, जिनको कुंवर नवल सिंह उर्फ मोहम्मद दीनदार खां के नाम से जानते हैं। इस जनपद गाजीपुर में एक परगना जमानिया हुआ करता है। उस परगना जमानिया के जागीरदार बनाए जाते हैं औरंगजेब के कार्यकाल में। औरंगजेब बादशाह ने उनको राजा का टाइटल दिया और उनके पूर्व के नाम, जो सकरवार राजपूत वंशीय थे, उनका पूर्व का नाम कुंवर नवल सिंह था। कुंवर नवल सिंह जब इस्लाम में दाखिल हुए तब उनका नाम मोहम्मद दीनदार खां पड़ा और उनका मैं 10वीं वंशज हूँ। तो एक हिसाब से हमने उनकी याद में इसको अपने नाम से जोड़ा है, न कि मैं राजा का पुत्र हूँ। बल्कि वंशावली के एतबार से तो पुत्र हैं, लेकिन अब राजा और वो महाराजा की जो तरीके हैं वो अब रह नहीं गए, क्योंकि अब आज़ाद देश में हम लोग रहते हैं। अब ये बादशाहियत का दौर भी नहीं है। हमने एक इनकी याद में एक स्मारिका का भी संकलन किया है, जिसमें उनकी याद में 333 साल पहले अपने गांव दीनदार नगर को जब उन्होंने बसाया था, जिसको 592 रुपए में कबाला लेकर खरीद कर बसाया था, उसका नाम दीनदार नगर रखा था। इस नाम के बाद उनकी यादों को सजोने के लिए हमने जो भी कलेक्शन किए हैं, उनके उस वक्त के फरामीन दस्तावेजात जो औरंगजेब कालीन है, शाह आलम हैं, फर्रुखियर के, मोहम्मद शाह के दौर के या ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के जितने भी उस वक्त के फारसी दस्तावेजात हैं, जिसमें गांव खरीदने बेचने का तस्करा है, गांव के बंटवारे कैसे हुआ करते थे, फैसले कैसे आते थे। तो ये नसीम रजा खान है जो कि इसके अलावा ये संग्रह करने का भी काम करते हैं और इनके संग्रह में भी जो है एक से एक नमूने देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही एक नमूना है दादी नानी के शादी के कार्ड। यानी कि दिल्लानगर इलाके में कहावत होता है कि जिन बच्चों को अपने पिता का, अपने दादा दादी का शादी की सालगिरह या बर्थडे मनाना होता है, तो ऐसे लोग भी इनके यहाँ आते हैं। आखिर कैसे इनको इस बारे में सोचिए। देखिए, शादी के कार्ड, अब आजकल डिजिटल का दौर आ गया है। इस डिजिटल के दौर में लोग मेल पर और व्हाट्सएप के जरिए अपने निमंत्रण पत्र भेज देते हैं, लेकिन शादी के वो निमंत्रण पत्र जिसमें पुराने लोगों के नाम मिलते हैं, जिसमें दो परिवार के रिश्ते पता चलते हैं कि उनका रिश्ता कहाँ है और कब और किस सन और किस डेट को हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं अभिलेख है। उस अभिलेख को रखा जाना, सजोया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें दोनों परिवार के नाम सही सही लिखे रहते हैं। ये भी एक दस्तावेजी तरीका है रखने का, और ये हमारे एक म्यूजियम और अपने लाइब्रेरी का एक संग्रह का हिस्सा है, जिसमें हमने 5000 कार्डों का संग्रह किया है, जिसमें कई 100 गांव के और कई धर्म ऐसे में बिरादरी के। बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि लोग आपके यहाँ आते हैं, आपके यहाँ जब लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे मुंह खोजते हैं लोग? उन लोगों का यही कहना होता है कि अब हमारी शादी, हमारे वालिद की शादी, दादा दादी की शादी, नाना नानी की शादी के कार्ड अगर हो तो आप दिखाएं। तो उनको अच्छा लगता है देखने में कि दादा और नाना के शादी कार्ड कैसे थे। अब आजकल के शादी के कार्ड बहुत महंगे होते हैं। पहले एक ही कार्ड में पूरे रिश्तेदारों को समेट दिया जाता था और उस एक निमंत्रण पत्र के माध्यम से तमाम रिश्तेदारों के सिग्नेचर हस्ताक्षर कराकर उनको न्योता भेजा जाता था हल्दी के माध्यम से, और एक पत्र ही सब जगह रिश्तेदारियों में घूमकर वापस आ जाते थे। इससे कम खर्च होते थे। आज खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए निमंत्रण पत्र का बहुत ही अलग अलग देखने नसीम को राजा मिलता जी, अभी देखा जाए कि अभी 26 अगस्त को आपके गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार भी आए हुए थे और उन्होंने एक साझी विरासत की बात किया और लोगों के से सीख लेने की बात की। वहीं ये भी सुनने में आया कि आपने जो आपके जो वंशज है मोहम्मद दिलदार खान साहब, इन पर जो है बीएचयू रिसर्च करने की बात कर रहा है।
क्या है पूरा ये? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि आज देश की ज़रूरत है कि सभी धर्म मज़हब के लोग आपस में मिल-जुल के रहें। जैसा कि हर जगह, हर धर्म मज़हब में ऐसे लोग हैं खुराफाती जो एक-दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज मोहम्मद दीनदार खां और कुँवर नवल सिंह एक ऐसा प्रतीक मॉडल हैं हिंदुस्तान के लिए जिनके 2 वंशज हैं, यानी हिंदू राजपूत जो सक्करवार वंशीय हैं और मुस्लिम पठान जो हम लोग हैं। यानी आज से 12 पीढ़ी ऊपर कुंवर खर सिंह थे, उनके बेटे लछराम सिंह, उनके बेटे कुंवर नवल सिंह, जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद मोहम्मद दीनदार खां हुए। वही दीनदार खां से दीनदार नगर आबाद है, जिनसे हम लोगों का वंशावली है। तो इंद्रेश कुमार जी दिल्ली से चलकर दिलदार नगर सिर्फ इसलिए आए, वो देखना चाहते थे कि हमारे दोनों परिवार आपस में 333 साल बीतने के बाद, धर्म बदलने के बाद भी, गांव और स्टेट बदल जाने के बाद भी आपस में मिलते जुलते कैसे हैं, लोग रहते कैसे हैं, अगर ऐसा है तो वो कैसे होते हैं। तो हमने 26 तारीख को अपनी स्मारिका मोहम्मद दीनदार खां एक मुगलिया जागीरदार का प्रकाशन किया है। उसी के विमोचन के मौके पर आकर हमारे साझा सांस्कृतिक पारिवारिक विरासत को देखने आए थे, जिसमें हमारे दोनों परिवार एक जगह बैठाए गए थे, जिसमें हिंदू राजपूत और मुस्लिम पठानों के एक साथ बैठने को लोगों ने देखा कि कैसे वो बैठते हैं। अगर सर पे उनके चोटी है तो हमारे पिताजी दाढ़ी और टोपी में भी थे। तमाम हमारे दोनों परिवार एक साथ बैठे थे और ये कल्चर इंद्रेश कुमार जी को काफी अच्छा लगा। और आज देश में भी जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है कि आज के आज से 10-12 पीढ़ी ऊपर मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू हैं। तो ये सत्य है, इसमें कहीं से भी कोई झूठ नहीं है, बल्कि ये सत्य है, क्योंकि हमारे इतिहास में भी हमारे पूर्वज भी हिंदू हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आज की ज़रूरत है कि अपने सांस्कृतिक विरासत को लोग जानें, अपनी जड़ों को तलाश करें, ताकि उनको अपनी शनाख्त की कहीं ज़रूरत ना पड़े कि वो पाकिस्तानी हैं या अफ़गानी हैं या तुरानी हैं। नसीम जी, जो आपने ये बात हुआ, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, और इस यहाँ पर जो पूरे देश के लोग आते हैं, और ये भी सुनने में मिल रहा है कि जानने में आ रहा है कि अक्टूबर के बाद जो है यहाँ पर जो दीनदार खां की वंशावली या इनसे संबंधित जो है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में संभवतः जो इसको जो पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की बात कही जा रही है। क्या है ये? हाँ जी, ये भी इसमें सत्यता है, क्योंकि प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव जी इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने दीनदार खां को प्रतीक मॉडल मानते हुए इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। उनकी कई आर्टिकल पब्लिश भी हो चुकी है। साझा विरासत के वो नायक के रूप में देखते हैं। वो ऐसा वो समझ रहे हैं कि कुंवर नवल सिंह और दीनदार खान एक व्यक्ति हैं, जिनमें 2 वंश हैं, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। तो अगर इनको हम प्रतीक मॉडल मानते हैं, तो कम से कम जो 2 नफ़रत के फैलाने वाले लोग हैं, वो इस परिवार को देखकर, इस मॉडल को, इस नेता को देखकर, ऐसे राजनीतिक नेता को देखकर कम से कम देश में शांति व्यवस्था कायम हो सकेगी, ऐसा उनका मानना है। और वो ये चाहते हैं कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाए, ताकि आज के जो शोधार्थी हैं, इतिहासकार हैं, ऐसे इतिहास को सामने लाएं, ताकि देश में जो समन्वय है, प्रेम व्यवहार है, ये सब बनी रहे। कुंवर नसीम रजा खां, और इन्होंने बताया, और हम देख भी सकते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी साझी विरासत को जो है आज तक संजोए हुआ है। और ये मुस्लिम होने के साथ ही जो भी इनके परिवार के जो हिंदू परिवार है, उनके यहाँ इन लोगों का आना जाना है। ये उनके होली और दीपावली में जाते हैं, तो वो लोग इनके ईद में आते हैं। यानी आज भी इनका, भले ही 333 साल पहले ये मुस्लिम, इनके वंशज जो मुस्लिम हो गए थे, लेकिन इन दोनों परिवार की जो साझी विरासत है वो आज देखने लायक है। और इसी साझी विरासत को बीएचयू आने वाले दिनों में एक नया रूप देने का काम करेगा।